हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक के विभिन्न प्रकार। बेसिकली तो केन्स ने और जो आपके सिलेबस में है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, लेकिन अगर हम देखें उससे पहले के इकोनॉमिस्ट ने भी मल्टीप्लायर के कंसेप्ट का वर्णन किया है। तो देर आर 3 मेन टाइप्स। नंबर 1 पे आप पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, हेडिंग कर लीजिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर आपको टाइप्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके बुक में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को टाइप्स के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि पूरा चैप्टर जो पढ़ लिया हमने। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर में आप पहला हेडिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक। तो इसमें जो आपने सारे चैप्टर में पढ़ा है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फॉर्मूला, रिलेशन विद एमपीसी, ब्रीफली जिसको आप कहेंगे कि 1 पेज आप लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लायर इज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, रोज़गार गुणक। रोज़गार गुणक जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं RF काहन, 1931 में उन्होंने जो है दिया था ये कंसेप्ट जो है। RF काहन क्या कहते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल कॉज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड बट इन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। काहन क्या कहते हैं कि जब जिस उद्योग में निवेश किया गया तो उस निवेश की वजह से वहाँ तो रोज़गार बढ़ेगा ही, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी उन उद्योगों में, लेकिन जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उससे जुड़े हुए उद्योग हैं, उनमें भी रोज़गार जो है वो वृद्धि होगी। एम्प्लॉयमेंट 2 तरह से बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज इन 2 वेज। पहला है प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट, प्राथमिक रोज़गार और गौण रोजगार या द्वितीय रोजगार। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन इंडस्ट्रीज देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जिस उद्योग में निवेश किया गया उसमें जब रोजगार बढ़ता है तो वो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उसकी वजह से उन उद्योगों में जब रोजगार बढ़ता है, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फार्मूला है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का, के से ही डिनोट किया हुआ उन्होंने। के की वैल्यू K1 लिखा है, K1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 इज टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड N1 इज प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट टू द प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। कुल रोज़गार और प्राथमिक रोज़गार का अनुपात है, या मैं यूँ कहूँ कि प्राथमिक रोज़गार में वृद्धि के कारण कुल रोज़गार कितने गुना बढ़ता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए डिप्रेशन की स्थिति में जब मंदी होती है तो कुल मांग कम है, रोज़गार कम है, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो अगर ऐसे समय में कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में सरकार निवेश करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा ही, इनकम बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो वहाँ प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और उससे जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उस पर निर्भर या इंटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो रोज़गार बढ़ेगा, जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में जो है वो रोज़गार बढ़ जाएगा। थर्ड इज़ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, विदेशी व्यापार गुणक। प्रोफेसर मैकल्प ने अपनी जो आर्टिकल लिखा था, मिस्टर क्लार्क एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ये नाम है उनके आर्टिकल का, इसमें उन्होंने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में वर्णन किया है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह ही समझिए आप इसे। विदेशी व्यापार गुणक क्या है, यह कुल आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन का अनुपात है। KF इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा E। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट्स। ये फार्मूला दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड सेकेंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो आयात की सीमांत प्रवृत्ति है और बचत की सीमांत प्रवृत्ति है। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर KF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय IS। I क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, और S क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, और नेगेटिव रिलेशन है, जितना I और S मल्टीप्लाई कर दें, अगर IS की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही
फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है वो कम होगा। इन अदर वर्ड्स इंपोर्ट्स कितने कम होंगे और सेविंग जितनी कम होगी, ठीक है, तो उस केस में मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आई और एस क्या है, आपने पढ़ा है पीछे लीकेजेस वाले क्वेश्चन में कि आई और एस जो है इंपोर्ट्स हो गया, फॉल इन कंजम्पशन हो गया, राइज इन प्राइसेस हो गया, राइज इन सेविंग्स हो गया, ये सब लीकेजेस का काम करता है। तो लीकेजेस जितने ज़्यादा होंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लायर के चैप्टर का, नोट कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अल्प विकसित या विकासशील देशों में गुणक की कार्य प्रणाली। अब गुणक की कार्य प्रणाली तो आपने समझ ही ली है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए कि जो निर्धन देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें भी क्या गुणक कार्य करता है, उसको समझने के लिए हमें 4-5 एजम्पशंस को समझना होगा। अगर उन एजम्पशंस पर वो एजम्पशंस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सही प्रमाणित होती हैं तो गुणक भी कार्य करेगा, नहीं तो नहीं। तो कौन कौन सी एजम्पशंस हैं डॉक्टर राव ने दी हैं। पहली है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोज़गारी। सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। थर्ड इज़ एक्सेस कैपेसिटी इन कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्रीज़, उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। एंड फोर्थ इज कंपैरेटिवली इलास्टिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्किंग कैपिटल, कच्चा माल और जो कार्यशील पूंजी है उसकी अधिक लोचशील पूर्ति। ये एजम्पशंस जिन इकोनॉमीज़ में पूरी होती हैं तो मल्टीप्लायर वहाँ कार्य सक्सेसफुली करता है। अब बेसिकली डॉक्टर V.K.R.V. राव क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, डॉक्टर V.K.R.V. राव क्या कहते हैं कि मल्टीप्लायर प्रिंसिपल विद इट्स एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। कि भारत जैसे विकासशील या विकसित अल्प विकसित देश में गुणक कार्य नहीं करता। जो निवेश में और आय में संबंध बताया गया वो कारगर नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीज़न आपको बताया कि जो ये 4 मेन एजम्पशंस हैं ये फुलफिल नहीं होती। जैसे कि इंडिया और दूसरे जो अल्प विकसित देश हैं उनमें पहली एजम्पशन देखें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इन अर्थव्यवस्थाओं में खुली बेरोज़गारी नहीं होती, रादर देयर इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो छिपी बेरोज़गारी है, मौसमी बेरोज़गारी है, तकनीकी बेरोज़गारी है, तो जिसकी वजह से ये गुणक कारगर नहीं है। सेकंड, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होना चाहिए, ये हमारी असम्पशन है। लेकिन अल्प विकसित देश कैसे होते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ होती हैं, कृषि प्रधान देश होते हैं। थर्ड, एक्सेस कैपेसिटी इन कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्रीज़, ये असम्पशन भी फुलफिल नहीं होती कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं रहती, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ में उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है या अच्छी मशीन्स नहीं हैं। और फोर्थ, कंपैरेटिव सप्लाई और रिसोर्सेज की भी नहीं होती, ना फंड्स है हमारे पास, ना कच्चा माल है, कार्यशील पूंजी नहीं है। तो कुछ हद तक अगर कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिनमें लास्ट की 2 एजम्पशंस पूरी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में देखा जाए तो ये 4 एजम्पशंस पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से क्योंकि लोग जो हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स नहीं है, उत्पादक वस्तुएं नहीं हैं, लेबर उतनी स्किल्ड नहीं है। तो ये सारी एजम्पशंस प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये असम्पशंस पूरी नहीं होती अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसलिए अल्प विकसित देशों में ये गुणक उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम उतने गुना नहीं बढ़ेगी जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमने जैसे पीछे पढ़ा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमें पता है वो पुअर कंट्रीज़ हैं, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो पुअर पीपल हैं, पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनका MPC हाई है, ठीक है, MPC हाई है तो इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हाई है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पुअर कंट्रीज़ हैं, MPC की वैल्यू हाई है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई है जब फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जब हाई है तो इट मीन्स कि जब हम सरकार थोड़ा सा भी निवेश करेगी तो इनकम कई गुना बढ़नी चाहिए और निर्धनता दूर हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ कि थ्योरेटिकली कैलकुलेट जब हम करते हैं तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई आती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आय उतने गुना नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? बिकॉज ऑल द assumptions which were assumed by Keynes they were applicable in the developed countries.
वो जो है विकसित देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उन देशों में अप्लाई हुई, लेकिन वो एजम्पशंस का मतलब वो परिस्थितियाँ ही नहीं हैं जो केन्स ने समझी गुणक को लागू होने के लिए, वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में नहीं है। इसलिए अल्पविकसित देशों में गुणक की जो प्रक्रिया है वो लागू तो होगी, लेकिन बहुत सीमित सीमा तक लागू होगी। इट विल बी एप्लीकेबल अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, दैट्स ऑल।